F block elements. When last electrons will enter in, किसमें जाएगा बताइए, n-2f. आप खुद से देखो, n-1 d, n-s और n-p आप लेंगे तो क्या जाएगा, n-2 f. कॉन्फ़िगरेशन ns2 और f से अगर स्टार्ट करेंगे तो देखो ये n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1, ns2. समझ में आइए. अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको दो एलिमेंट्स दो सीरीज में डिवाइड करते हैं. इसको हम लोग क्या बताइए, एक 4f सीरीज, एक होता है आपका 5f सीरीज. 4f सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं हम लोग. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिनाइड सीरीज. नाइट भी बोलते हैं हम लोग या एक्टिनाइड भी होता है. आज के डेट में ये जो होता था पहले इनवाइट जो होता था, रिसेंट अब हटा दिया ये सब. एनओआईडी जो होता था ना, उसका मीनिंग चेंज होता है, इसलिए उसको हटा के एन ऐसे कर दिया आज के डेट में. तो एनसीईआरटी अभी लिखता है आपका लेंथेनाइड ऐसे लिखता है. एनसीईआरटी में जाओगे तो मिलेगा लेंथेनाइड. आई बात समझ में. तो देखो एनानिक लिगेंड्स का जब नेमिंग करते हैं ना, तो आपने देखा होगा क्या होता है आपका ब्रोमाइडो आता है ना वहाँ पे. तो नेमिंग का कुछ एम्बिग्यूटी था, इसीलिए आज के डेट में क्या होता है, व्हाइट को हटा के हाइड कर दिया, NIDE होता है. आई बात समझ में. तो वो याद रखना, आप लिखना 4F सीरीज होता है, 5F सीरीज होता है. देखो 4F सीरीज का जब बजाओ या 5F सीरीज का जाओ, तो ग्रुप का जब बात करेंगे तो सबका ग्रुप होता है 3. फिर से सुनो आपको, फिर से सुनो, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स लो या एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स लो, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप का जब बात करेंगे तो सबका ग्रुप फिक्स होता है. कितना होता है, 3. क्योंकि ग्रुप 3 से ही आपने दोनों को सेपरेट कर दिया. आई बात समझ, ग्रुप फिक्स होता है सबका. अब होता है कि पीरियड का बात करेंगे, तो पीरियड का बात करेंगे तो पीरियड 6 पीरियड होता है, इसका होता है 7th पीरियड. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जाओगे तो आपका अगर मान लो 4F1 to 14 है, 5D अगर 0 से 1 है और 6S2 होगा, तो कौन सा सीरीज होगा बताइए हम लोग, लेंथेनाइड सीरीज. अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है यहाँ पे 5F14 1 to 14 और 6D क्या होगा 0 to 1 और ये क्या होगा 7S2, तो किसका गोल हो गया, एक्टिनाइड सीरीज. कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, क्वेश्चन देता है. और उसके बाद ये रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होता है 14, इसमें भी कितना होता है 14. आपने देखा होगा सेरियम 58 से स्टार्ट करते हैं 21 तक जाते हैं. इसमें देखा करते हम लोग 90 से. थोरियम थोरियम कहाँ से 90 से स्टार्ट करते हैं हम लोग. एक लॉरेंसियम जाते हैं हम लोग कितना 103 तक जाते हैं हम लोग. तो आप देखा होगा कि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 58 से 71 तक. सुनो, 58 से 71 तक कोई भी एटॉमिक नंबर आप देगा तो आप बोलना 4F सीरीज के एलिमेंट्स है वो. आज 1 देखो 90 से लेके आपको 103 तक कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा तो आप समझना है कि 5F सीरीज का वो. है बात समझ में. तो वहां से आप ग्रुप को डिसाइड कर लोगे, उसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा, डिसाइड कर लोगे. अब इसमें देखना क्या होता है, जैसे आपको पता नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देखो क्या होता है, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करोगे तो +3 ही होता है इसका. देखो +3 के अलावा भी होता है, +4 होता है, +2 भी होता है, लेकिन +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. आई बात समझ में.
तो ये कुछ आपको याद रखना है कि कौन कहाँ से एटॉमिक नंबर याद रखना आपको। 58 से अगर 71 तक के बीच में 64 लेगा, 65 लेगा, 66 लेगा, तो आप बोलते हैं कौन सा पीरियड, कौन सा वो 4F सीरीज का। अगर 95 96 कुछ भी बोलेगा तो कहाँ से बोल दोगे, 5F सीरीज का। बस ये याद रखना, ये इसका इंपॉर्टेंस है। और भी इसके बारे में बहुत सारे डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, कहाँ पे डीएनए ब्लॉक में, एनसीईआरटी में, वहां पे पढ़ाऊंगा। अभी नहीं, अभी उसका क्वेश्चन नहीं देगा आपका। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है +3 दोनों का होता है। इसलिए आपने देखा होगा लेंथेनाइट सीरीज में सीरियम क्या दिखाता है, +4 दिखाता है। आप +4 में सीरियम क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, वहां पे अमोनियम अमोनियम सेरिक अमोनियम सॉल्ट भी लेते हैं हम लोग। सेरिक अमोनियम सॉल्ट से क्या करते हैं, अल्कोहल का टेस्ट भी करते हैं हम लोग। जो रेड कलर का फेल कलर का टेस्ट ट्यूब होता है, देखा होगा आपने। तो सेरिक अमोनियम सॉल्ट देते हैं वहां पे। तो सेरियम +4 क्या होता है, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। तो ये सब आपका एनसीईआरटी में दिया आपका 12 में, तो वहां पे आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि ये सब देखा होगा आपने, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है इससे, बहुत सारा। 4F सीरीज 5F सीरीज का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रीजन क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, वैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे इसमें साइज डिक्रीज होता है, ये सब बहुत सारा मैं बताऊंगा आपको। आई बात है, अभी इतना याद रखो इसमें। आप नोट करके क्या लिख लो यहाँ पे, देखो नोट करके। सबसे पहले याद रखो, SNP ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं इसको हम लोग। अब जब पीवाईक्यू बनाओगे जेई मेंस का, तो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन भी पूछा था। क्या करता था, ऑप्शन में आपको एटॉमिक नंबर 3 4 करके एटॉमिक नंबर दे देता। आप बोले कि विच वन एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखिएगा, आपका एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट को कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, याद रखोगे। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होता है, हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड ईयर वाइटल्स। डी orbitals either in ground state or in any common oxidation state, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो कॉपर का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 3d10 4s1। आप खुद से देखिए 3D में कितना इलेक्ट्रॉन्स लगा आपने, 10। तो कंप्लीटली फिल्ड है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली। अभी यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप नहीं बोलोगे। आप कॉपर का क्या होता है, +1 भी होता है। तो आर्गन क्या लिखेंगे आप, 3d10। अभी भी देखो डी में कितना इलेक्ट्रॉन आपका, 10, मतलब क्या कंप्लीटली फिल्ड है। इसके अलावा कॉपर का क्या होता है, +2 भी होता। जैसे जाएंगे तो आर्गन क्या होगा यहाँ पे, 3D क्या होगा, 9। तो मैंने क्या बोला, या तो ग्राउंड स्टेट में आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या तो किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में क्या था, कंप्लीटली फिल्ड। +1 में आपने क्या देखा, कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन +2 में आपने क्या देखा, इनकम्प्लीटली फिल्ड। दैट्स व्हाई द कॉपर इज ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। आई बात समझ में। और देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जिंक का बात करेंगे तो जिंक में क्या होता है, आर्गन होता है 3d10। अब बेटे क्या होता है, 4s2। जिंक का एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2। तो बेटे क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे 3d10। आप खुद से सोचो, 3d10 लिया तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। +2 के अलावा तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं जिंक का, तो इसलिए जिंक को कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जिंक होता है कैडमियम Hg होता है, इसको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये। इसलिए देखना इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत स्ट्रांग होता है, इसका मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक होता है। इसलिए देखना ये सब क्या होता है, आपको बहुत वोलेटाइल होता है। कौन, ग्रुप 12। ये ग्रुप 12 का बात कर रहा हूँ मैं।
जब किसी भी ग्रुप का हमको पूछता नहीं यहाँ पे किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इसी से पकड़ लेते हैं हम स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट से। आई बात समझ में? तो याद रखना स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिंक कैडमियम और Hg को। कर लेंगे, समझ में गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं रेयर, क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, अर्थ मेटल्स। बस यही होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव एफ ब्लॉक रेयर अर्थ मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता दी। आइए पीरियडिक ट्रेंड्स पे। रेयर अर्थ मेटल अनेक abundance अनेक कम আছে তাই জন্য বলতে लिखिए एटॉमिक रेडियस और साइज। इज इट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम? क्योंकि सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अनसर्टेन है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या अनसर्टेन है, इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट नहीं कर सकते आप, सिंगल एटम आइसोलेट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस का जब बात करते हैं तो हम लोग एक इंपेरिकल रिलेशन का बात करते हैं हम लोग। एक्चुअल एक एटॉमिक रेडियस जो होता है किसी भी एटम का फाइंड नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो हम लोग जब इंपेरिकल रिलेशन बोलते हैं तो फिर इंपेरिकल रिलेशन पे हम लोग वर्क करते हैं। अगर मान लो कि कहीं पे दो एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोवलेंट रेडियस का बात करते हैं। अगर मान लो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स होगा तो वहां पे हम लोग वंडरवाल्स का बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है मेटेलिक क्रिस्टल भी होता है, जैसे जिंक का क्रिस्टल होता है, एल्युमिनियम का क्रिस्टल होता है। जब क्रिस्टल का बात करेंगे, सॉलिड स्टेट का बात करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि मेटल मेटल आइटम के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है मिनिमम, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। तो मेरे पास कितना रेडियस है, 3 रेडियस है। और ऐसा नहीं कि सारा एलिमेंट्स का 3 रेडियस को आपने एग्जैक्टली फाइंड किया, कुछ वैल्यू आपने फाइंड किया, कुछ वैल्यू आपने एक ट्रेंड के बेसिस पर आपने आर्बिट्रली वहां पे पुट कर दिया। आई बात समझ में? तो किसी भी बुक्स में अगर कोई भी आप रेडियस देखते हो तो ऐसा नहीं कि सारा रेडियस आपने कैलकुलेट किया, उसमें कुछ आपने कैलकुलेट किया, वो सारा इंपेरिकल रिलेशन पे आया आपका। एक भी आपका एक्चुअल रेडियस नहीं है वहां पे, कुछ इंपेरिकल रिलेशन से आपने कैलकुलेट किया और कुछ को अपने मन से आपने आर्बिट्ररी वहां पे पुट कर दिया। जैसे क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक मेजरेबल क्वांटिटी होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को आप मेजर कर ही नहीं सकते हो। तो आपने जो पॉलिंग स्केल पे 4, 3, 2.5 देते हो, ये सब एक एम्पेरिकल वैल्यू आप देते हो, एक्चुअल वैल्यू नहीं देते हो आप। आई बात समझ में? आयनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल कैलकुलेशन होता है, इसीलिए आप किलो जूल इलेक्ट्रोवोल्ट में रिप्रेजेंट करते हो। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का कैलकुलेशन होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होता है, इसलिए किलो जूल इलेक्ट्रोवोल्ट में आपको डिनोट करते हो। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को किसी यूनिट से आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो, इसका मतलब वो इंपेरिकल रिलेशन है। आई बात समझ में? तो एक्चुअल एटॉमिक रेडियस आप फाइंड नहीं कर सकते हो। तो लिखो यहाँ पे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे कोवलेंट रेडियस। आप कोवलेंट रेडियस का बात करेंगे तो आपके पास दो टाइप के एलिमेंट्स होगा, देखो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। बेटा बताइए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होगा तो आइडेंटिकल एटम होगा कि डिफरेंट एटम्स होगा? आइडेंटिकल होगा। तो मान लो जैसे मैंने हाइड्रोजन का बात किया, नाइट्रोजन का बात करेंगे, क्लोरीन का बात करेंगे, तो ये होमोन्यूक्लियर है ना आपका। तो मैंने क्या लिया, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो देखो खुद से देखो, ये हाइड्रोजन का मैंने क्या एस ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का दूसरा एस ऑर्बिटल है। आप तो जानते हो इंटरपेनिट्रेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये दोनों का मैंने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया। ये डिस्टेंस मेरे को मान लो कि 74 पिकोमीटर का। मैंने क्या बोला सुनो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है कि नहीं? और जब हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर लाइक एटम आपने बॉन्डिंग में लाया तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा, मैंने क्या बोला, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वही आपका कोवलेंट रेडियस होगा। सुनो, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना रखा मैंने, 74 पिकोमीटर। तो 74 पिकोमीटर का जो हाफ होगा दैट इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। आई बात समझ में? तो कोवलेंट रेडियस क्या होता है कि आपके पास बॉन्डेड एटम्स होगा, उसके बीच का एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जो बॉन्ड लेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग। तो बॉन्ड लेंथ को हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, उसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ को क्या बोल देता है, कोवलेंट रेडियस। आई बात समझ में? तो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखो कोवलेंट रेडियस अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूंगा, हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाई क्या करेंगे बेटा, 2। तो ये कितना होगा, 37 पिकोमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू है वैसे। सब कैलकुलेट करके लाया। ये कोवलेंट रेडियस है, साइज ऑफ एटम इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो और क्या होता है, मान लो ए और ए के बीच में बॉन्ड है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए ले लोगे, उसका हाफ कर दोगे तो किसका कोवलेंट रेडियस हो जाएगा बताइए, ए का। ये समझ में आया बेटा कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ को क्या बोलेंगे आप, कोवलेंट रेडियस। ये समझ में आ गया आपको? कर लिखो, डेफिनेशन समझ में आ गया ना? अगर बोलेगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ तो क्या बोलेंगे आप, कोवलेंट रेडियस। और सुनो, हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जाइए। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जाओगे तो इसमें क्या क्या होगा सुनना। इसमें दो कंडीशन आएगा, व्हेन electronegativity difference can be neglected। मान लो, तो सुनो एक काम करो, कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड लेंथ जब मेंशन करेगा वो, कार्बन सिलिकॉन के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेंशन कर देगा, कार्बन कार्बन के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेंशन कर देगा। तो कार्बन कार्बन के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो कोवलेंट रेडियस किसका आएगा, कार्बन का। और सिलिकॉन सिलिकॉन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेंशन कर देगा आपको, तो सिलिकॉन सिलिकॉन के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दोगे तो इसका किसका कोवलेंट रेडियस आएगा, सिलिकॉन का। और आपसे पूछेगा कि कार्बन सिलिकॉन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप बताओ, आप क्या करोगे, कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन आप प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ किसका लोगे, सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन में क्या करेगा, सिलिकॉन ना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मेंशन ही नहीं करेगा। ये पता है कि कार्बन और सिलिकॉन का चार्ज साइज क्या होगा, डिफर करेगा, तो दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ को तो आप कोवलेंट रेडियस नहीं बोल सकते हो। इसका कोवलेंट रेडियस प्लस इसका कोवलेंट रेडियस को आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बना सकते हो, लेकिन कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन नहीं किया आपको। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन कर देगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इम्पैक्ट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। भाई बात समझ में? तो उसके लिए क्या करोगे मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान लो ए और बी के बीच में लिया मैंने, और ये काय से डिनोट किसको करते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसका, आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब क्या होगा, ये मान लो काय बी माइनस क्या होगा, काय ए कर लिए, ये क्या लिए आपका टेंस टू जीरो, मतलब नेग्लेजेबल है ये, नेग्लेजेबल है ये। यहाँ पे देखना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए और ए जो होगा, सॉरी ए और बी क्या होगा बेटा, खुद से बताइए, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ बी। आप याद रखना, if there is no electronegative difference, the electronegative difference is very small, can be neglected. In that condition, internuclear distance between the heteroatom equal to sum of their covalent radii। आई बात समझ में? फिर देखो, when electronegativity difference cannot be neglected,
अगर बेटा आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, जैसे आप खुद से सोचो, फ्लोरीन का जैसे आप जानते हो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 4 पॉलिंग स्केल पे, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.1। आप बताइए फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आप खुद से बताइए फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया आपका, 1.9। क्या लगता है ये वैल्यू को आप इग्नोर कर पाओगे? नहीं करोगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट चलेगा ना बॉन्ड लेंथ पे। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट करोगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अगर डिफरेंस करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, तो अपोजिट चार्ज होता है। जितना ज्यादा चार्ज आप डेवलप करोगे फ्रैक्शन होगा। ट्रू है ये, तो बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा, और भी शॉर्टर होगा। तो इसलिए बेटा याद रखना यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बॉन्ड लेंथ पे इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे कैसे आप फाइंड करोगे, तो देखना क्या होता है इसमें। देखना यहाँ पे, मान लो कि ए और बी के बीच में बॉन्ड्स था। अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए और बी लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, कोवलेंट रेडियस ऑफ बी, माइनस देखो 9 लिया मैंने, ये काय ए माइनस काय बी, इसका मतलब डिफरेंस ले लिया वहां पे। व्हेन आर ए एंड आर बी इन पिकोमीटर, 9 लिया मैंने, इंटू काय ए माइनस काय बी। ये तभी लेंगे जब आर ए और बी का वैल्यू किस में होगा, बता दो आप, पिकोमीटर में। अगर एंगस्ट्रम में करोगे तो होगा 0.09। मतलब डिस्टेंस ए और बी का बीच में जाएंगे तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी हमारा 0.09 अगर कर दिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ले लिए, तो इसका मतलब ये सब वैल्यू क्या होगा, आर ए आर बी किस में हो जाएगा ऊपर, आर ए एंड आर बी आर इन एंगस्ट्रम। देखो सुनो, कैलकुलेशन नहीं करना, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, सुनो। मान लो हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ दिया रहेगा एच एच का, तो क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे तो कोवलेंट हो गया। और फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ दिया रहेगा, उसका हाफ कर देंगे तो किसका होगा, फ्लोरीन का कोवलेंट रेडियस हो गया। आप फ्लोरीन का कोवलेंट रेडियस प्लस हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस आपने ऐड कर दिया, मान लो वैल्यू 150 आ रहा है उसका, मान लो वैल्यू 150 आ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को आप कंसीडर करोगे तो एक्चुअल वैल्यू लेस देन 150 आना चाहिए। तो लेस देन 150 जो होगा वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत क्लोज आएगा, 150 से थोड़ा नीचे जाएगा। क्योंकि वैल्यू देखो कितना डिफरेंस लो, 0.09 का ले लो पिकोमीटर में अगर देगा तो, एंग कितना ले लो, 9 का ले लो आप, इसमें देगा तो कितना हो जाएगा आपका, एंगस्ट्रम में जा रहे तो 0.09 ले लो, और डिफरेंस आप ले लो ये, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको एंगस्ट्रम में देगा तो अगर मान लो 150 एंगस्ट्रम आपने फाइंड किया, तो आंसर जो होना चाहिए 150 से थोड़ा नीचे, 148 149 जो देगा उसको टिक करके निकल जाओगे। आई बात समझ में? तो ये याद रखना कि दोनों के एक्चुअल कोऑर्डिनेट रेडियस से कुछ ना कुछ वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे तो बहुत बड़ा गैप आने वाला नहीं है, थोड़ा वैल्यू लेस हो जाएगा आपका, तो उसको ऑप्शन टिक करके निकल जाओगे आप। आई बात समझ में? तो ये तब शो मेकर का ये मॉडिफिकेशन है, आगे जाके इसको चेंज भी हुआ, आगे चेंज भी किया गया इसको, लेकिन अभी आपका सिलेबस में नहीं है, ये भी रिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि आकाश का जो कैटलिस्ट है ये सब जो बनाते उसमें क्वेश्चन दिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कोऑर्डिनेट अभी भी फाइंड करते हैं हम लोग हमेशा हेट्रोन्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर के लिए इंटरन्यूक्लियर, न्यूक्लियर के लिए क्या करेंगे, इंटरन्यूक्लियर इक्वल टू सम ऑफ कोवलेंट रेडियस। आई बात समझ में? ये तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आप इग्नोर करोगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को इग्नोर नहीं करोगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका, बताइए, माइनस कर देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। आई बात समझ में? बहुत पहले नीट में क्वेश्चन आया था सिलिकॉन कार्बन का, मैंने जो बताया उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बेटा अलर्ट रहना। ये टॉपिक से बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा है, अलर्ट रहना, इस टॉपिक से बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसलिए तो अलर्ट रहना इस बार। आई बात समझ में? लिखिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से नीट में बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसका पूछा था कि नहीं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से पूछा था कि नहीं इस बार? आइए, तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट रेडियस का?
अब सुनिए, सेकंड लिखो आप यहाँ पे ए और बी करके लिए, तो नेक्स्ट लिखो मेटेलिक रेडियस। बेटा मेटेलिक रेडियस जाओगे, तारे में जाएंगे तो मेटेलिक रेडियस क्या होगा सुनो, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसके बीच में adjacent metal atoms in a crystal। जैसे देखो, मान लो कि आपने ये स्फेरिकल बॉल लिया, ये सब होता, आपने क्रिस्टल लैटिस का कहीं स्ट्रक्चर देखा होगा इस तरह से। अब देखो इसके बीच का इंटरनल डिस्टेंस मैं ले लूंगा, ये मान लो कि आपने ए लिया डिस्टेंस ए, आप खुद से देखो 2 इंटू रेडियस ऑफ मेटल इक्वल टू ए होगा कि नहीं। अरे बेटे ये एटम सब है, ये सब एटम स्फेरिकल बॉल की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या लेंगे, हाफ लेंगे। तो आप देखो खुद से, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या लिया आपने, ए लिया। एक स्क्वायर आपने यहाँ पे कंफर्म किया कि नहीं, स्क्वायर का साइड कितना हो गया आपका ए। आप बताओ इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2r। मेटल इसलिए एम दे दिया आपका, तो 2r इक्वल टू क्या बोलोगे ए, तो मेटेलिक रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, a/2। फिर सुनो एक और बताता हूँ, देखना। अगर मान लो कि स्फेरिकल बॉल लिया आपने, देखो कभी कभी इस तरह का भी अरेंजमेंट होता है आपका, इस तरह के भी अरेंजमेंट आता है आपका, होता है इस तरह से। जैसे सॉलिड स्टेट में पहले तो सिलेबस सब कट गया यहाँ पे। देखो सॉलिड स्टेट में इससे क्या होगा कि ये डिस्टेंस मैंने लिया यहाँ पे, देखो एक, क्योंकि स्टडीज होता है ना बेटा, स्टडीज होता है कि यूनिट सेल से स्टडी होता है। तो 2D का यूनिट सेल होता है, 3D का यूनिट सेल होता है, उसके यूनिट सेल से स्टडी होता है, इसलिए मैंने सर्किल करके एक यूनिट सेल मैंने लिया। आई बात समझ में। अगर मान लो इसका डिस्टेंस ए लिए, ये स्क्वायर मैंने लिया ए लिया, खुद से देखो ये क्लोजर डिस्टेंस है ये, क्योंकि खुद से देखो ये जो एटम होगा ये कांटेक्ट में इसके साथ है ना, तो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ को बोलोगे ना मेटेलिक रेडियस। तो डायगनली आपका कितना होगा, √2a होगा ना ये। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 4 इंटू रेडियस ऑफ मेटल इक्वल टू √2a। तो रेडियस ऑफ मेटल अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो a/2 √2 हो जाएगा कि नहीं। आप खुद से सोचो मेटेलिक रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट पे। मेटेलिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होने से पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होने से पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। आप यहीं पे देखो, मैंने 2D पे ही अगर बात करूंगा, तो आप देखो अगर एक स्फेयर के कांटेक्ट में अगर स्फेयर का बात करोगे तो दोनों अरेंजमेंट में क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट चेंज होने से कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होने से मेटेरियल रेडियस भी क्या करेगा, डिफरेंट हो जाता है। इसलिए सारा रिलेशन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 में स्टडी करके दिया गया। आई बात समझ, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 में। तो ये समझ में मेटेरियल रेडियस क्या होता है। हाँ भाई, सी लिखो लास्ट, वंडर वाल्स रेडियस। ये वंडर वाल्स रेडियस होता है हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन adjacent atom adjacent लिखो नॉन बॉन्डेड एटम्स, जबकि कोवलेंट में क्या था आपका, इन सॉलिड स्टेट इट मींस एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे ये स्टडी होता है। जैसे नॉन बॉन्डेड एटम होगा उसके बीच का डिस्टेंस लोगे तो मैक्सिमम होगा आपका गैस फेज में, लिक्विड फेज में उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, और भी लेस होगा। हमेशा ये सब वैल्यू स्टडी होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। जब आपने थोड़ा देखो, स्टेट ऑफ मैटर भी आपका सिलेबस में नहीं है,
लेकिन स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़े थे हम, रियल गैस जब पढ़ाते थे, आइडियल गैस से रियल की तरफ आते थे, तो क्या होता है, तो जो गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हो ना, तो लो प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होता है, और हाई प्रेशर जैसे 100 200 एटीएम दे देंगे तो कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, रिपल्सिव। तो एक ही सिस्टम में आप अट्रैक्टिव भी देखते हो और क्या देखते हो आप, रिपल्सिव भी देखते हो। ट्रू है ये। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कि एडजेसेंट नॉन बाउंडेड एटम लेंगे तो कहाँ पे होगा, सॉलिड स्टेट में जाएंगे सबसे पहले। गैस फेज में, लिक्विड स्टेट में स्टडी नहीं होता है इसका, कहाँ पे स्टडी होता है, सॉलिड फेज में। क्योंकि सॉलिड फेज में हम लोग एज्यूम करते हैं दे आर एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई बात समझ में। तो मान लो कि जैसे मान लो जेनॉन का मैंने बात किया, तो जेनॉन तो कोई बॉन्ड नहीं बनाता, तो जेनॉन का ये क्या होगा, मान लो ये एटम्स होगा, और जेनॉन का ये भी एटम होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच में मान लो नेगेटिव कॉलिजन पे आप रेजिस्टेंस का क्या लेंगे बेटा, हाफ लेंगे। तो इंटरनेट का जो हाफ लेंगे जेनॉन जेनॉन का, उसी का हाफ क्या करेंगे उसका, वन डबल्स रेडियस। आई बात समझ में। तो बेटा बताओ इनर्ट गैस के लिए कौन सा रेडियस आप कंसीडर करोगे, वन डबल्स। और याद रखिएगा फॉर ए गिवन एलिमेंट्स सबसे ज्यादा होता है उसका वन डबल्स, उसका होता है मेटेलिक, सबसे कम होता है आपका कोवलेंट। मतलब एक ही एलिमेंट का अगर डाटा चेक करोगे केस ऑथेंटिक बुक में, तो आपको एक टेबल मिलेगा कोवलेंट रेडियस का, एक चार्ट मिलेगा आपको मेटेलिक रेडियस का, एक चार्ट मिलेगा आपको वन डबल्स रेडियस का, सारा एलिमेंट का दिया गया है। और जब उसके साथ कंपेयर करोगे तो एक ही एलिमेंट का कोवलेंट मेटेलिक वन डबल्स रेडियस जब कंपेयर करोगे, तो वन डबल्स रेडियस क्या होता है, हायर होता है, और कोवलेंट रेडियस क्या होता है, स्मॉलर होता है। याद रखोगे। ये था आपका थ्री टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन जब एटॉमिक रेडियस का बात करेगा, एटॉमिक साइज का जब बात करेगा, तो आप हमेशा वंडरवॉल्स नहीं, मेटेलिक नहीं लोगे, क्या लोगे आप, कोवलेंट। आई बात समझ में। लिखो वेरिएशन, लिख वेरिएशन लिखो। कोवलेंट रेडियस का बात कर रहा हूँ। देखो रेडियस जब जाते हो ना, तो आप क्या लिखते हो, ए नॉट इंटू क्या होता है आपका, एन स्क्वायर बाय जेड इफेक्टिव। किसका बात कर रहा हूँ मैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ ना। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर जेड इफेक्टिव क्या होगा, उस पर डिपेंड होगा ना आपका। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला, मल्टी इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ ना। तो आपने जो एन स्क्वायर पे जेड लिखा था वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन में जाते हैं हम लोग, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कितना न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम लोग, जेड इफेक्टिव। अब बताइए लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है, एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, सिंपल थ्योरी है। टॉप टू बॉटम आते तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एक्सपैंड करता है। तो आपने देखा लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज करता है। हाई बात समझ में। तो लिखो वेरिएशन, लिखो वेरिएशन, लिखो खुद से लिखो, देखो कैसे लिखोगे देखना। जब हम लोग साइज का बात करेंगे, ये लिखते लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब होता है पीरियड। ये क्या होगा बेटा बताओ, डिक्रीज करेगा। रीजन क्या होता है, जेड इफेक्टिव, इंक्रीज होता है। एन क्या होता है बेटा आपका, कांस्टेंट। टॉप टू बॉटम को बोलते हैं हम लोग ग्रुप। ग्रुप में जब आओगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट इरेगुलरली। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होता है, जब टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो कहीं पे देखना साइज एक्सपैंड करेगा, कहीं पे देखना कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ इरेगुलर ट्रेंड्स है, और टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट क्या आपका बताइए, रेगुलर ट्रेंड्स है। आई बात समझ। देखो इसमें इरेगुलरिटी जब जाओगे तो इसमें क्या होता है, देखना है एग्जैक्ट। टॉप टू बॉटम आते हैं का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। while nuclear charge and screening effect increase in
सेम प्रोपोर्शन। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा रिमेंस? दैट इज, लिखो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव ऑपरेट्स हो गए, डज नॉट ऑपरेट, बताओ दो। डज नॉट ऑपरेट रेगुलरली। आप सुनो क्या होता है, सुनो। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, सुनो, जब टॉप टू बॉटम आते हो, जैसे मान लो सोडियम से मैं पोटेशियम पे गया, तो सोडियम में कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है? 11। पोटेशियम में कितना होता है? 19। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11। पोटेशियम में कितना होता है? 19। बैलेंस सेल दोनों में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसमें भी क्या होता है? 4s1, एक में क्या होता है? 3s1। अब बेटा जब 4s 3s से जब 4s में जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से इनर सेल का इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा। इनर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। साइमल्टेनियसली आपका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हो। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ये चाहेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करे, तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या करेगा? उसको धक्का देते रहेगा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट को नलीफाई कौन कर दिया? स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने तो साइज में कंट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन सब बढ़ा रहे हो, वो क्या करेगा? उसके इम्पैक्ट को क्या करेगा? काउंटर बैलेंस कर लेगा। यहाँ पे सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट रेंज सम टाइम जब जेड इफेक्टिव का बात कर रहे हो, सम टाइम क्या होगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉन आप ऐसे सब सेल में इलेक्ट्रॉन दोगे जिसका शेल्डिंग एबिलिटी क्या होता है? पुअर होता है। अब पुअर शेल्डिंग एबिलिटी के चलते जेड इफेक्टिव का डोमिनेंसी क्या होगा? वहां पे दिखेगा आपको। और जैसे जेड इफेक्टिव का डोमिनेंसी दिखेगा तो एटॉमिक रेडियस में क्या होगा? वहां पे कंट्रैक्शन। ये सब देखते हैं कहाँ पे? ये सब देखते हैं हम लोग सिक्स पीरियड में। जैसे हम लोग फिफ्थ से सिक्स पीरियड में जाते हैं तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आता है। जैसे सिक्स पीरियड का बात करते थे, एटॉमिक रेडियम में क्या होता है? जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते थे क्या होता है? एटॉमिक रेडियम में कंट्रैक्शन आता है। ये कंट्रैक्शन आप कहाँ देखते हो? सिक्स पीरियड में। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड जैसे टॉप टू बॉटम बात है हम लोग, तो इंक्रीज तो होता है, ट्रू है ये, लेकिन रेगुलर नहीं। आई बात समझ में? तो लिखिए आप लोग यहाँ पे, एक से लिखो। देखो, साइज का बात करेंगे। लिथियम भरा होगा कि नहीं बेरिलियम से? इससे भरा होता है नियॉन। नियॉन में क्या लेते हैं? वंडरवाल्स रेडियस। क्या इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या साइज से किसी हिसाब का क्वेश्चन आया था ना? आया था कि नहीं क्वेश्चन? आई बात समझ, साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। अब सुनना, डिक्रीज होता है। अब सुनना, यहाँ पे कौन सा लेते हैं? वंडरवाल्स रेडियस। इसलिए साइज आपका क्या हो जाएगा? जैसे 17 से 18 पे जाएंगे तो साइज क्या होगा आपका? एक्सपैंड हो जाएगा। अब लास्ट देखो, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिया पोटेशियम। पोटेशियम की बात करेंगे, कार्बन का बात करेंगे, नाइट्रोजन का बात करेंगे, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सब एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक रेडियस आपको कंपेयर करना है। करो खुद से। एटॉमिक रेडियस कंपेयर करना है, इसका एटॉमिक रेडियस कंपेयर करना है आपको। करो खुद से। अरे करो, देखो नहीं उधर, करो। टाइम पास करते रहते हो। क्या हो? अरे कुछ नहीं किया, साउंड सिस्टम दिया पीछे से आवाज नहीं जाता ना, आवाज जाएगा, ठीक है। और बढ़ा दे थोड़ा। नहीं, थोड़ा और बढ़ा दे। हम्म।
चलो ठीक है, डन है। अब सुनो, पोटेशियम का बात करेंगे तो पोटेशियम कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है? फोर्थ पीरियड का। अब पोटेशियम अगर फोर्थ पीरियड का है तो वो कहाँ है? सबसे लेफ्ट है। आवाज सुनाई दे रहा नहीं है? क्लैरिटी है ना? सही ना? इससे क्या होता है? साउंड मस्त है। कभी आके गाना सुना देना मेरे को, ठीक? सुना भी। ये डेमो के लिए लाए थे, ठीक है? इस पे सक्सेस कर ये रहते थे, इससे क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेस कम आता है इस पे। सुनो, पोटेशियम होता है फोर्थ पीरियड। एक हमेशा याद रखना, पीरियोडिक पोजीशन जितना नीचे उतना बिगर साइज। सुन लो, पीरियोडिक पोजीशन जितना नीचे और जितना लेफ्ट उतना बिगर साइज। पीरियोडिक पोजीशन जितना ऊपर और जितना राइट उतना साइज स्मॉल। आई बात समझ में? क्योंकि आपका ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। तो आप पीरियोडिक पोजीशन जैसे नीचे आओगे तो साइज क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। लेकिन आप जब एक्सट्रीम लेफ्ट रहोगे तो कौन है आपका? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का किसी भी पीरियड में जाओगे तो सबसे बिगर साइज किसका होता है? अल्कली मेटल का। किसी भी पीरियड में जाओगे तो सबसे बिगर साइज किसका होता है? अल्कली मेटल का। और किसी पीरियड में जाओगे तो सबसे स्मॉल साइज होता है हैलोजन का। इनर गैस का नहीं, किसका मैंने बताया? हैलोजन का। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड्स होता है जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं। डी ब्लॉक का क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डी ब्लॉक का जाओगे तो पहले ऐसे डिक्रीज होगा, फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा। डी ब्लॉक का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो डी ब्लॉक में क्या होता है? कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन है, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा वही क्वेश्चन ही पूछता है आपका। कभी स्टेटमेंट बेस पे, कभी ट्रू एंड फॉल्स पे, वही पूछता है आपका। तो आपको क्या याद रखना, ये मैंने क्या बताया? मैंने बताया भाई पोटेशियम जो भी बताया, तो आप सबसे पहले इसका पीरियडिक पोजीशन डिसाइड करो। तो पीरियडिक पोजीशन डिसाइड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, लिखो। देखना यहाँ पे, जैसे आप ये पीरियड लिया आपने, ये देखो ये ग्रुप लिया आपने, फिर आप ऐसे जाते हो। मान लो n इक्वल टू 2 रखा मैंने, फिर ये क्या होगा? n इक्वल टू 3 रखूंगा। फिर क्या होगा बेटा? खुद से देखो, n इक्वल टू क्या होगा? 4। तो पोटेशियम यहीं पे है ना। और देखना यहाँ पे, ये क्या होगा आपका? लिथियम। ये क्या होगा आपका? सोडियम। इसमें ये, इसमें जब जाते हो तो बेटा ये कार्बन होगा, तो ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस तरह से। अब इसको होगा तो सिलिकॉन होगा, ये क्या होगा? फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन होगा। आपको तो पता है कि इधर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, इधर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आप रेडियस का बात करेंगे, रेडियस मतलब साइज का बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? पोटेशियम का। रीजन क्या होगा? पीरियोडिक पोजीशन कहाँ रखा मैंने? एक्सट्रीम लेफ्ट नीचे। उसके बाद जब जाओगे तो उसके बाद किसका होगा? देखो सिलिकॉन का। क्योंकि खुद से बताओ, सिलिकॉन सल्फर क्लोरीन सब क्या थर्ड पीरियड का, तो उसका साइज सेकंड पीरियड से ज्यादा होगा। उसका सिलिकॉन के बाद क्या लेंगे? सल्फर जो होगा, क्लोरीन लेंगे। उसके बाद होगा कार्बन, उसके बाद होगा नाइट्रोजन। आई बात समझ में? कर लेंगे। तो देखना पीरियोडिक पोजीशन, सुन लो, जब देखना पीरियोडिक पोजीशन बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा और एक्सट्रीमली लेफ्ट चले आए तो सबसे बिगर साइज कर देना। अगर देखना कि पीरियोडिक पोजीशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक एलिमेंट अगर एस ब्लॉक से लोगे, दूसरा एलिमेंट अगर पी ब्लॉक से लोगे, आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करोगे, तो एटॉमिक रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन आप खुद से देखो कि ग्रुप 14 लोगे, ग्रुप 15 लोगे, ग्रुप 16 लोगे, आप पीरियोडिक पोजीशन में अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं करोगे तो एटॉमिक रेडियस बहुत क्लोज आ जाता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आप हमेशा देखोगे, थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लेके बनाओगे तो इजीली क्वेश्चन बना लोगे। अगर उसी को थोड़ा अरेंज कर लोगे, मतलब कि दिमाग में लेके चलोगे क्लासिफिकेशन में कैसे पढ़ता, मैंने कहाँ रखा था, किसका क्रिटिक पोजीशन कहाँ दिया था, मैंने कहाँ रखा था, इसको इस ब्लॉक में कहा था, ये पी ब्लॉक में कहाँ होगा, ये डी ब्लॉक में किसका पोजीशन है। तो एस और पी को जनरली पूछता है। तो एस और पी में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, कैसे कैसे जाओगे। तो टॉप टू बॉटम क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। लेफ्ट टू राइट क्या करोगे? डिक्रीज करोगे। ये समझ में आ गया होगा। ये जितना भी पढ़ा है मैंने किसके लिए बताया है? एस एंड पी ब्लॉक के लिए। इसके बाद होता है डी ब्लॉक के लिए। ठीक, तो आपका देखता हूँ टाइम है कि नहीं।
है। यहाँ पे एक से लिखो, नोट करके लिखो, एक से लिखो, देखना, नोट करके लिखो। ग्रुप 13 देखो, बोरोन होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, थैलियम होता है। एक से याद रखना, एल्युमिनियम से जैसे हम लोग गैलियम पे जाते हैं, हम लोग तक कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है? डी आ जाता है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम से जैसे गैलियम की तरफ जाता है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। D2 4 सेलिंग एबिलिटी ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। कहीं पे इसको लिख देता है स्कैंडाइट कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? किसका बात कर रहा हूँ मैं? एल्युमिनियम से गैलियम का। क्योंकि गैलियम में क्या होता है, आपने देखा गैलियम में 4s2 के बाद क्या होता है? 3d10 और फिर क्या होता है? 4p2, सॉरी p1। आप खुद से जो एल्युमिनियम में जाओगे तो क्या होगा? 3s2 होता है, 3p क्या होता है? 1। आप 4s के बाद किसको फिल कर दो? 3d को। और 3d का क्या होता है? सेलिंग एबिलिटी क्या होता है? पुअर होता है। जैसे 3d का सेलिंग एबिलिटी पुअर होगा तो डेफिनेटली आपने कितना इलेक्ट्रॉन वहां पे रखा? 10 इलेक्ट्रॉन। उस 10 इलेक्ट्रॉन का सेलिंग एबिलिटी क्या होगा? पुअर होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट क्या होगा? वैलेंस शेल पे ज्यादा होगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज हो गया। इसलिए वहां पे साइज का देखना रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर देखना है क्या देखना है इसमें, इंडियम से थैलियम जैसे जाते थे, यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसमें बताओगे ड्यू टू ओवर शेलिंग एबिलिटी हो, इसका बताइएगा। 4f इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होगा कि देखना कि इंडियम से थैलियम के बीच में गैप क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। एक बात समझ, गैप क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो आप यहाँ पे, रेडियस का जब बात करेंगे, साइज का जब बात करेंगे, बोरॉन से बड़ा कौन होता है? एल्युमिनियम। ट्रू है ये। लेकिन एल्युमिनियम ग्रेटर होता है किससे? गैलियम से। एक्सेप्शन आ गया। फिर ये सबसे कौन होगा? इंडियम। उससे भी बड़ा कौन होगा आपका? थैलियम। अब होता है क्या, सुनो, मतलब कि ये रेडियस का रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें देखो? बोरॉन, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप कहीं भी देखोगे पी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जब देखना कि आपका क्वेश्चन देखोगे पीवाईक्यू, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी, अगर क्वेश्चन आता तो ग्रुप 13 से आपको मिलेगा सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर किसी ग्रुप से मिलेगा तो वह ग्रुप 15, सॉरी 14, 14 से भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन जो पी ब्लॉक में होता है, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन होता है आपका ग्रुप 13 में। रीजन क्या होता है कि आप जस्ट पी ब्लॉक के बाद आप पी में इंटर करते हो। जैसे डी के बाद पी में इंटर करोगे तो डी में आपने कितना इलेक्ट्रॉन रखा? 10। उस 10 इलेक्ट्रॉन का शेलिंग कंट्रीब्यूशन क्या होता है? पुअर होता है। इसलिए जैसे डी से आप पी में जाओगे तो वहां पे बहुत सारा प्रेडिक्टेंट्स आपको देखने क्या होता है? इरेगुलरिटी आ जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आप देखते हो ग्रुप 13 में। उसके बाद एक्सेप्शन देखते हो ग्रुप 14 में। उसके बाद जब जाओगे तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी आएगा। होता क्या है, किसी भी ग्रुप में सबसे ज्यादा वेरिएशन जो होता है एटॉमिक रेडियस में, वो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट का होता है किसी भी ग्रुप में। और किसी भी ग्रुप में जो हेवियर एलिमेंट्स होता है नीचे, उसका जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस होता है बहुत स्मॉल होता है। कोई भी ट्रेंड्स पढ़ो बेटा, या आयनाइजेशन एनर्जी का बात करो, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करो, जो डिफरेंस आपको अर्लियर मेंबर मिलेगा वो डिफरेंस आपको हैवियर एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा। आप देखना कार्बन फैमिली में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं 2.5 लूंगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक सबका मैं कर दूंगा 1.8, 1.8, 1.8। और जैसे 3 से मैं लेड की तरफ जाऊंगा तो उसका कर दूंगा 1.9। आपने क्या देखा? 1.8 से कहाँ गया? 1.9। तो ये जो आप वेरिएशन देखते हो, ये सारा इंफॉर्मेशन आपका डीएनए ब्लॉक से होता है। तो आप याद रखना कि टॉप टू बॉटम किसी भी प्रेडिक्टेंट्स का स्टडी करोगे, टॉप टू बॉटम उसका जो डिफरेंस होता है वो वैल्यू क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में होगा? अर्लियर मेंबर में। और जैसे नीचे आ जाएंगे तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज होगा।
अब देखोगे वहां पे दिखाऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन। ये समझ में आ गया एटॉमिक रेडियम में ये किसका था, ग्रुप 13 या 14 का, ग्रुप 13 का। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा आपको, लिख लीजिए। देखो जैसे नाइट्रोजन लिए, फास्फोरस लिए, आर्सेनिक लिए, एंटीमनी लिए, बिस्मथ लिए। सुनो सुनो मैं बता रहा, देखो अगर इसके बीच का डिफरेंस अगर मान लो एक्स लिया मैंने, इसके बीच का डिफरेंस अगर वाई लिया, इसके डिफरेंस पर जेड लिया मैंने, ये जो देख रहे हो यहाँ पे रेडियस ऑफ फास्फोरस टू रेडियस ऑफ नाइट्रोजन का डिफरेंस मैंने एक्स पिकोमीटर लिया, और रेडियस ऑफ आर्सेनिक टू रेडियस ऑफ एंटीमनी कितना लिया मैंने, वाई। रेडियस ऑफ एंटीमनी टू बिस्मथ कितना लिया मैंने, जेड। देखो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन, आई बात समझ में? इससे क्या पता चल रहा है आपको, एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लो, या आयनाइजेशन का डिफरेंस लो, कोई भी प्रेडिक्टेंट का डिफरेंस लोगे तो टॉप टू बॉटम उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई बात समझ में? फिफ्थ से जब सिक्स पीरियड में जाते हैं तो बहुत सारा सिमिलरिटी आ जाता है। इसीलिए आप देखोगे जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो 4D सीरीज, 3D सीरीज होता है, 4D होता है, 5D होता है। 3D सीरीज का केमिस्ट्री बहुत इजी है, अब बहुत एडवांस केमिस्ट्री है किसका, 3D सीरीज का। 4D 5D सीरीज का जब स्टडी करने जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। रीजन क्या होता है, 3D 4D का साइज में क्या होता है, सिमिलरिटी आ जाता है। और 3D 4D के बीच में जब साइज में सिमिलरिटी आएगा तो डेफिनेटली उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सिमिलर होगा। और केमिकल प्रॉपर्टी जब सिमिलर हो जाता है उसको आइसोलेट करना, उसको स्टडी करना आपके लिए चैलेंज हो जाता है। आई बात समझ में? फिर क्या होता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होता है 4F5F सीरीज, उसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। अगर एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और एलिमेंट्स का अगर रेडियो एक्टिव नेचर होगा तो फिर आपके पास चैलेंज हो जाएगा उसका स्टडी करना। इसलिए 5F सीरीज का केमिस्ट्री सबसे कम आई बात समझ में? तो ये हमेशा याद रखना, किसी भी ग्रुप में जब जाते हैं हम लोग तो टॉप टू बॉटम कोई भी ट्रेंड्स आप पढ़ोगे, जो डिफरेंस आपको अर्लियर मेंबर मिलेगा वो डिफरेंस आपका नीचे जाके क्या हो जाएगा, स्मॉल। आई बात समझ में? मतलब जो एटॉमिक रेडियो का डिफरेंस अर्लियर मेंबर मिलेगा वो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल। मतलब इसको ग्राफ के थ्रू अगर मैं दिखाऊंगा, इसको ग्राफ के थ्रू, तो देखो क्या हो जाएगा। देखो ये रेडियस लिया पिकोमीटर में, ये क्या लिया मैंने, एटॉमिक नंबर लिया। सुनना, ये बोरॉन होता, देखो बोरॉन से एल्युमिनियम गैप मैंने ज्यादा रखा, गैलियम नीचे आ गया थोड़ा, फिर देखो इंडियम थोड़ा ऊपर चला गया मैंने, थालियम थोड़ा ऊपर चला गया। अब ऐसे कंपेयर करो, देखो ऐसे कंपेयर करो, देखो गैप स्मॉल होते चला गया कि नहीं आपको, आई बात समझ में? तो ये क्या होगा आपका बोरॉन, ये एल्युमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम, ये थालियम। फेडरल एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने किसका बताया, ग्रुप 13 का। और कुछ एक्सेप्शन में बताऊंगा डी ब्लॉक से लेके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो एक्सेप्शन में जहाँ से क्वेश्चन आता मैंने बता दिया, एक से हमें से याद रखना। सुनो, पीरियडिक टेबल जब स्टडी करोगे एक्सेप्शन पार्ट पे ज्यादा वर्क करना, क्योंकि क्वेश्चन जब फ्रेमिंग होता है एक्सेप्शन पे ही ज्यादा फ्रेमिंग होता है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, तो आपने देखा बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये। आपने देखा बॉन्ड एनर्जी, क्लोरीन का ज्यादा होता है स्ट्रॉन्गर किससे, फ्लोरीन से, तो आपने देखा बहुत बार क्वेश्चन पूछा होगा। आपने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देखा होगा, सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो आपने देखा होगा बहुत बार ये ट्रेंड से क्वेश्चन आया हुआ। पर क्या होता है कि इनऑर्गेनिक है कि हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब रिपीट करते रहता है, क्योंकि खुद से जो कंटेंट तो फिक्स है ना, तो क्वेश्चन जब भी फ्रेमिंग करेगा उसी से करेगा। इसीलिए बेटा ये सब एक्सेप्शन पर याद रखना, ठीक। यहीं तक करने तो नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो इसका और भी आगे डीप लॉक पढ़ाते हुए चले जाएंगे हम लोग एनालिसिस इन